वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी में चलता है जो रियल एनालिसिस में आबेल्स टेस्ट। इस आबेल टेस्ट के बारे में हम कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रूफ किस प्रकार से हम करेंगे, तो वो कंप्लीट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपका आबेल टेस्ट है ये कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के लिए होता है, ठीक है। अब किस प्रकार से यहाँ पर आपको पता होगा कि आबेल टेस्ट आपको कहाँ अप्लाई करना है, किस प्रकार से इसका स्टेटमेंट होगा, कौन सी इसकी कंडीशन है जो फॉलो होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि वो आपकी जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्जेंस है या नहीं है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आबेल टेस्ट। जो आबेल टेस्ट है ये वास्तविक विश्लेषण, आपकी जो रियल एनालिसिस है उसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो कि मोनोटोनिक या प्रीबद्ध अनुक्रम के लिए होता है। किसके लिए होता है? मोनोटोनिक या प्रीबद्ध अनुक्रम। और ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। आपको बिल्कुल यहाँ पर चीज़ें बाइलिंगुअल मिलेगी और बहुत ही शानदार तरीके से और एक सिंपल वे के अंदर यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आबेल टेस्ट है इसका स्टेटमेंट क्या है। देखो स्टेटमेंट यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो एक मतलब शानदार लैंग्वेज के अंदर पॉइंट बनाकर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ने में या इसको याद करने में या इसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। और आगे हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से अरेंज किया है, ठीक है। तो जो आबेल टेस्ट है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आबेल टेस्ट कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। तो जो आबेल टेस्ट है आपका, वो आबेल टेस्ट एक रियल एनालिसिस में इनफाइनाइट सीरीज होती है, जो अनंत श्रृंखला होती है, उसको कन्वर्जेंस वो कन्वर्जेंस है या नहीं है, वो अभिसरण करती है या नहीं करती है, इस बात की जांच करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो आपका आबेल टेस्ट होता है। अब जो आपका आबेल टेस्ट है ये फलनों की श्रेणियों के एक समान अभिसरण की जांच के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास दो फलनों का गुणनफल के रूप में श्रेणी मिलती है। जैसे यहाँ पर आपके पास एफ एन एक्स और जी एन एक्स दो ये श्रेणी है, ठीक है, जो कि आपको किसके रूप में मिलेंगे? गुणनफल के रूप में मिलेंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कोई भी आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नॉर्मली तो वहाँ पर आपको चेक करना होगा कि जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपके पास दो श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पता चल जाएगा। आपको वहाँ से आइडेंटिफाई कैसे क्या करना है वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको बहुत ही नॉर्मली से वो चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। और वो किस अंतराल में वहाँ पर आपको अंतराल उसका जो इंटरवल है, ठीक है, वो इंटरवल आपको गिवन होगा कि वो क्लोज इंटरवल है, ठीक है, और किस प्रकार से वो वहाँ पर अभिसारित होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है इसका। आपको जब भी इसका स्टेटमेंट पूछा जाए, ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि आपके पास कोई जो सीरीज होंगी, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज होंगी, एफ एन एक्स होगी एक और एक जी एन एक्स होगी, ठीक है। यहाँ पर एन मतलब वो एन टर्म तक जा रही है और किसकी टर्म में है वो? तो एक्स की टर्म में है, इसलिए एक्स आगे डिनोट किया गया है, ठीक है। अब ये अंतराल जो आपका ए बी है और जो ए बी है वो आपका क्लोज इंटरवल है, ठीक है। क्लोज इंटरवल क्या होता है कि जब आपके ए और बी हैं ये दोनों भी इसमें शामिल हैं और इसके बीच में जो भी वैल्यू आएंगी वो सभी भी इस इंटरवल के अंदर जो भी आप वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ पर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो एक समान रूप से अभिसरण यानी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करती है यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है। तो जो आपका ये स्टेटमेंट है इसमें आपको पहले जो लाइन लिखनी है वो आपकी ये हो गई। अब इसकी तीन कंडीशन बनाई गई हैं कि इन तीन कंडीशन को यदि फॉलो किया जाए तो वो आबेल टेस्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंस यानी एक समान अभिसरण यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी जो कंडीशन होती है कि आपके पास जो एक श्रेणी है, जरूरी नहीं है जो एफ एन एक्स है वही हो या जी एन एक्स भी हो सकती है, ठीक है। तो आपकी जो एक श्रेणी है हमने यहाँ पर माना है एफ एन एक्स है, वो एक समान अभिसरण होगी, ठीक है। यानी जो श्रेणी आपकी एफ एन एक्स को अंतराल ए बी में एक समान रूप से अभिसरित होना चाहिए। तो पहली कंडीशन यही है कि जो एक श्रेणी होगी यहाँ पर जो एफ एन एक्स है वो इस अंतराल के अंदर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होनी चाहिए,
ये कंडीशन फॉलो होती है तो फिर हम नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर आती है हमारे सामने कि जो आपकी दूसरी श्रेणी एक और बची है भी, जो जीएनएक्स है, वो मोनोटोनिसिटी प्रदर्शित करनी चाहिए, एक दिष्टता प्रदर्शित करनी चाहिए, मोनोटोनिक वो होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आपका अनुक्रम है, सीक्वेंस है, एफ एन एक्स है, वो अंतराल ए बी के प्रत्येक अक्ष के लिए एक दिष्ट यानी मोनोटोनिक अनुक्रम, जो मोनोटोनिक अनुक्रम क्या होता है इसके बारे में अभी जानेंगे हम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोनोटोनिक अनुक्रम क्या होता है। तो यहाँ पर नॉर्मली आपको बताया गया कि या तो निरंतर घटता है या निरंतर बढ़ता है, ठीक है, होना चाहिए। अब उसके बाद में जीएनएक्स है, ठीक है, तो एक तो आपकी जो सीरीज होगी वो एक समान अभिसरण होगी, दूसरी जो सीरीज है उसकी दो कंडीशन है, दो कंडीशन में एक तो होगी वो मोनोटोनिक होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि वो एक समान बद्धता यानी यूनिफॉर्म बाउंडेड होनी चाहिए वो। तो अनुक्रम जीएनएक्स को अंतराल ए बी एक समान रूप से बद्ध होनी चाहिए यानी बाउंडेड होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि स्थिरांक जो एक माना जाता है पॉजिटिव स्थिरांक माना जाता है कि इसमें वो ग्रेटर देन जीरो से यानी मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो एक्स और एन है वो स्वतंत्र होते हैं, ताकि जो एक्स है, जो अक्स आपकी वैल्यू होगी वो इस इंटरवल में बिलोंग करेगी, और सभी एन के लिए आपका जो जी एन एक्स है वो लेस देन होगा के से। तो ये इसकी कंडीशन है, इसको हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो ये इसकी तीन कंडीशन हो गई, और ये इसका कंप्लीट स्टेटमेंट हो जाता है, जो आपको याद रखना होता है डायरेक्टली। अब ये आपके माइंड में है तो आप इसका प्रूफ आसानी से कर पाओगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो टर्म आए हैं, उनको समझना आपको जरूरी है कि मोनोटोनिक क्या होता है नॉर्मली, ठीक है, और उसके बाद में जो बाउंडेड चीज़ें होती हैं वो किस प्रकार से डिफाइन की जाती हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो क्या होता है, संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है, नॉर्मली हम समझ रहे हैं इसको, ठीक है, जो हमेशा एक दिशा में चलता है। जैसे हमने यहाँ पर जो ये चीज़ें ली हैं, ये एक संख्याओं की फॉर्मेट में ली हैं, क्योंकि आपके पास चीज़ें आएंगी किस फॉर्मेट में, एक सीरीज या अनुक्रम के फॉर्मेट में आएंगी, ठीक है। तो वो या तो लगातार बढ़ना चाहिए या लगातार घटना चाहिए, वो कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलता है, ठीक है। ये नहीं है कि वो पहले बढ़ा 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 फिर घट रहा है, तो यानी अपनी दिशा नहीं बदलता, वो या तो लगातार बढ़ता रहेगा या फिर वो लगातार घटता रहेगा, ठीक है। तो वो जो आपके पास अनुक्रम होगा, वो आपके पास सीक्वेंस होगी या सीरीज होगी, वो क्या कहलाएगी, मोनोटोनिक कहलाएगी। अब जो मोनोटोनिक है ये दो प्रकार से डिफाइन किया जाता है, एक तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इसमें क्या होता है कि अनुक्रम के पद हमेशा बढ़ते हैं, इंक्रीज मतलब वो एक टाइम पर बढ़ रहे हैं या फिर स्थिर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया 1 2 3 4 या फिर 1 2 2 3, ठीक है। या फिर क्या होगा, मोनोटोनिकली जो डिक्रीजिंग है उसमें हमेशा पद घटते हुए आपको मिलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल और देखें तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एन है ये, ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू आपके पास वेरी कर रही हैं वो कुछ इस प्रकार से कर रही हैं, तो ये बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। मतलब आपके पास यहाँ पर वैल्यू बढ़ती हुई मिलेंगे, जबकि 1 अपॉन यदि करेंगे तो यानी आपके पास 1 अपॉन 1, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 3, तो ये वैल्यू हमेशा आपके पास घटती हुई लास्ट में मिलेंगी। ओके, नॉर्मल चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आपके पास में आता है यूनिवर्सली बाउंडेड सीक्वेंस। क्या होता है कि जो आपके पास एक सीरीज होती है वो बाउंडेड होनी चाहिए। तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो सर्वत्र परिबद्ध अनुक्रम, मतलब यूनिवर्सली बाउंडेड सीक्वेंस एक अनुक्रम है जिसके सभी पद एक निश्चित ऊपरी सीमा, यानी वो ऊपरी सीमा कौन सी है, एम, और एक निचली सीमा जो कैपिटल एम है, ठीक है, इसके बीच में वो चीज़ें वेरी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन बन जाती है बाउंडेड सीक्वेंस की। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हर एन के लिए वास्तविक संख्या जो हमने मानी थी के, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी, और जहां आप बोल सकते हैं कि आपके पास जो सीक्वेंस होगा, जो अनुक्रम होगा, वो हमेशा के से छोटा या इक्वल होगा, ठीक है। यह अनुक्रम न तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है और न ही नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है। ये सभी मान एक निश्चित दायरे के भीतर होते हैं। तो आप जब लास्ट में इसको मतलब प्रूफ करोगे ना, तो वहां पर चीजें आपके पास एक निश्चित चीजें आ जाएंगी, कांस्टेंट जिसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो वो निश्चित एक लिमिट के अंदर चीजें आ जाएंगी ना कांस्टेंट के रूप में, तो बोलेंगे कि ये बाउंडेड चीजें हो गई, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ सकते हो कि अनुक्रम ए एन है वो परिबद्ध है, यदि ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर यही तो बताया गया है इसको,
ठीक है। ये आपकी निचली सीमा हो गई, ऊपरी सीमा के बीच में वास्तविक संख्या होंगी। तो ये आपके पास अनुक्रम है। इस प्रकार से सभी पद जो 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो अनुक्रम, ये आपका अनुक्रम हो गया। परिबद्ध अनुक्रम, अपरिबद्ध अनुक्रम जो अनबाउंडेड होता है, इसमें संख्याएं बढ़ती रहती हैं, ठीक है। और अभिसारी अनुक्रम जो आपका कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, वो प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम हमेशा परिबद्ध होता है, लेकिन इसका उल्टा हमेशा सच नहीं है, ठीक है। मतलब जो आपका प्रत्येक अभिसारी यानी जो कन्वर्जेंस अनुक्रम होगा वो हमेशा बाउंडेड होगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि कोई जो आपका अनुक्रम बाउंडेड है वो हमेशा जो आपका कन्वर्जेंस सीक्वेंस हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, बीच में आप काम लोगे इस चीज़ को, ठीक है। अब चलते हैं इसके प्रूफ पे, यानी इसको सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर डिफाइन किया गया। अब ये चीज़ें आपको डायरेक्टली लिखनी होती है कि आपने चीज़ें पहले पढ़ी हैं तब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका आवेल टेस्ट का प्रूफ किया जाता है, इसमें कोशी मापदंड यानी कोशी क्राइटेरियन का यूज होता है और आबेल लेम्पा का यूज होता है, यानी जो आपकी आंशिक योग जो फॉलो किया जाता है वो यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस प्रकार से यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, बट आपको ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, क्यों यहाँ पर ऐसे ये चीज़ें डायरेक्टली लिखी गई हैं, तो वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इनको 4 स्टेप के अंदर यहाँ पर हम प्रूव कर देते हैं कि ये आपका एक समान रूप से अभिसरित है, ठीक है। बट इसको आपको एक सिंपल वे कि अब ये चीज़ें आपको कहाँ से मिली हैं, कैसे आपने इसको किया है, ठीक है। तो इसको देखो अभी सिंपल वे के अंदर समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास पहले आता है कि जो प्रूफ है, इसको जब आप नोट डाउन करोगे, इसको समझोगे, ठीक है। तो देखो पहले आपको चीज़ें नॉर्मली हमने जब 11th 12th में चीज़ें प्रूफ की थी, सिद्ध की थी, कोई भी आपके पास थ्योरम आती थी, तो ये भी एक थ्योरम की तरह ही है ना, पहले स्टेटमेंट हो गया इसका। अब उस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, तो जो स्टेटमेंट है उससे चीज़ें उठाओगे ना आप, कि पहली जो आपकी कंडीशन थी उसमें आपको बोला गया कि जो आपके पास एक जो फलनों की श्रेणी होगी उसको आपको एक समान रूप से अभिसरित सिद्ध करना होगा। उसके बाद में जो मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, वो सिद्ध करना होगा। तो किस प्रकार से हम स्टेप फॉलो करेंगे वो आप देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहले मानेंगे कि हमारे पास 2 सीक्वेंस है, ठीक है। देखो पहले हम मानेंगे कि हमारे पास 2 सीक्वेंस है। एक तो आपके पास है आर एन पी। देखो इसको लिखने का तरीका ये है, आर फिर नीचे लिखेंगे एन कोमा पी और इसके बराबर में लिखेंगे इनटू में नहीं, मतलब इसको बोलेंगे कोष्टक में एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस है और दूसरी सीक्वेंस आपके पास स्मॉल आर के रूप में है, एन से पी तक वैल्यू यहाँ पर वेरी करेंगी और एक्स। तो 2 सीक्वेंस आपने ली यहाँ पर माननी है। अन्य अनुक्रम जो कि आपके पास जी एन प्लस आई होगी, ठीक है, एक्स, और एक आपके पास होगी एफ एन प्लस आई एक्स। तो एन प्लस आई, तो आई की वैल्यू 1 2 3 4 ये सीक्वेंस चलती रहेगी और इधर यहाँ पर आई की वैल्यू 1 2 3 4 ये चलती रहेगी और इनको आंशिक योग के रूप में हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो ये आपके पास फर्स्ट सीक्वेंस आई, इसको हमने जी एन प्लस 1, जी एन प्लस 2, जी एन प्लस 3 और इस प्रकार से कहाँ तक वैल्यू गई, जी एन प्लस पी तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से ये वैल्यू चलती रहेंगी और हमने माना कि वो लास्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही हैं, पी तक जा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे एन प्लस पी के रूप में, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, तो हमारे पास आती है जो स्मॉल आर वाली सीक्वेंस है, वो हमने मानी है ये, ठीक है। अब देखो जो आपके पास आर एन जो फर्स्ट टर्म है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है आर एन कोमा 1, तो ये जो आपका फर्स्ट टर्म है इसको हम मानेंगे कि ये आपके पास फर्स्ट टर्म रहा, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आपने लिख दिया। फिर सेकंड टर्म में कौन कौन आएंगे, सेकंड में ये दोनों आ जाएंगे कि फर्स्ट और सेकंड, एन से 2 तक जा रहा है ना, तो फर्स्ट और सेकंड ये आ गया। फिर थर्ड के अंदर क्या मानेंगे, थर्ड में तीनों टर्म आ जाएंगे। तो 3 चीज़ें हो गई ना, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, क्लियर है। अब ये आपके पास जो आर एन पी वाली है, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं ना इसको, कि फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म फिर थर्ड टर्म और इस प्रकार से एन पी टर्म तक, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखो इसको ध्यान से देख लेना क्योंकि फिर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी पूरी। तो ये जो आपकी मेन सीक्वेंस थी आर कैपिटल आर वाली,
इसमें हमने वैल्यू पुट की है, देखो gn+1 को ऐसा का ऐसा रखा है और इसके साथ में हमने क्या रखा है, जो rn1 है वो rn1 वाला, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया कि जो आपके पास ये तो फर्स्ट टर्म वाला हो गया भाई, ये तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म आ गया, फिर जी एन एक्स यहाँ पर सेम था तो वो gn+1 आ गया। फिर सेकेंड टर्म लिखेंगे तो सेकेंड gn+2 आ गया, तो gn+2 आ गया। ये वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ पर क्या आना चाहिए r जैसे n और 2, क्योंकि 1 वाला आ गया, अब 2 वाला आएगा, तो 2 वाला पद कौन सा है, तो 2 वाला पद आपके पास ये रहा। ठीक है। अब इसको भी लिखने का तरीका यहाँ पर अलग से देखो चीज़ें लिखी गई हैं, तो n2 माइनस rn1 लिखा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सेकंड पद से फर्स्ट पद को क्या किया, माइनस किया, तो कौन सा पद आया, सेकंड में से आपने फर्स्ट माइनस किया, तो ये फर्स्ट वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये सेकंड टर्म ही तो बचा fn+2, तो और यहाँ पर आना क्या था fn+2, और ये जो सीक्वेंस आपकी बनेगी ना कंप्लीट फर्स्ट इक्वेशन, ये किस अकॉर्डिंग बन रही है, देखो ये आपके पास जो rnpx है ये इसी पैटर्न को तो फॉलो कर रही है कि समेशन आपके पास fnx इंटू जी एन एक्स, ठीक है। तो एफ एन एक्स की जगह तो हमारे पास ये टर्म आ रहा है और जी एन एक्स की जगह ये जी एन एक्स वाला टर्म आ रहा है, तो एफ एन को हम मॉडिफाई करके इन टर्म में आर वाली जो फर्स्ट जो सेकंड सीक्वेंस थी उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब ये फर्स्ट, इसी प्रकार से आगे कौन सा जाएगा, थर्ड वाला लिखेंगे तो उसमें gn+3 तो आना ही है, और साथ में एफ एन वाला है उसकी जगह क्या लिखेंगे, इस बार हम क्या करेंगे कि थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये थर्ड वाला आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे कि rn,3 माइनस rn,2, यहाँ पर ये चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, तो एक टाइम पर लास्ट में जाकर क्या आ जाएगा कि जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, rnp, और जो सेकंड टर्म आपके पास क्या आएगा rnp-1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसी पैटर्न को तो फॉलो करें कि rnp आपने माना, अब ये पद इससे कम आ रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे कि यहाँ पर p माना है और यहाँ पर क्या आएगा p-1 ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी एक पद हमेशा कम आएगा, तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी ना। ठीक है, और इस प्रकार से चलता रहेगा, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, आगे काम में आएगी। ठीक है, फिर इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म में कुछ ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड में इसको इसके साथ में लिख देंगे, फिर इसके साथ में लिख देंगे, तो ये आ गया। फिर इसी प्रकार से ये चलता रहेगा और लास्ट में फिर से इसको इसके साथ में लिख देंगे। क्लियर है। अब देखो फिर से चीज़ें क्या होगी यहाँ पर कि इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो बोले rn1 कॉमन आ रहा है, तो r1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा gn+1, और यहाँ पर क्या बचेगा gn+2, और बीच में माइनस है। ठीक है, इसी प्रकार, और ये टर्म आपके साथ में बच गया साथ में, तो इसको साथ में लिख देंगे, और ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। फिर लास्ट वाला टर्म ये आ जाएगा कि इसमें आपके पास rnp-1 आपने कॉमन लिया है, तो आपके पास gn+p-1 माइनस gn+p बच गया। ठीक है, और साथ में जो एक पद आपके पास एक्स्ट्रा बचता है वो आ गया rnp, ठीक है, और gn+2 वाला यानी n+p यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्योंकि इनमें देखो 2 है तो ये टर्म आपके साथ सेम चलेगा, तो np, ठीक है, तो n, p, और ये gn+p के रूप में चल रहा है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस आपका चलेगा, ये कंडीशन जो आपके पास देखो इसको ऐसे बताया गया है ना gn(x) को, तो ये जो आपकी सीक्वेंस है इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है, इसका मतलब ये सीक्वेंस है। तो ये जो आपकी सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक होगी किस इंटरवल में, जो x है वो x बिलोंग करेगा a, b, ये कंडीशन साथ में लिखनी आपको आवश्यक होती है, क्योंकि ये कंडीशन से बहुत अट्रैक्शन यहाँ पर होता है। यदि आप डायरेक्टली यहाँ कंडीशन लिखोगे इसका मतलब है कि आप वैल्यू को डिफाइन कर रहे हो कि वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है।
ठीक है, तो इससे बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोनोटोनिक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपके पास टर्म आया है, ठीक है, जो सीक्वेंस आपके पास जी एन एन प्लस पी वाली आई है, और ये टर्म आगे चलती रहेगी, इसी प्रकार से चलती रहेगी, ये लास्ट टर्म आ गया। और यहाँ पर भी जो फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा ए से बी तक, ये देखो इस प्रकार से साइन लगाया जाता है। इसका मतलब होता है कि फॉर ऑल यानी एक्स की सभी वैल्यू इसके अंदर वेरी करेंगे। इसको बोल देते हैं कि इक्वेशन सेकंड हो गई। सिंस जो आपकी जो जी एन एक्स सीक्वेंस है इस यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगी ए बी के अंदर, ठीक है। देन क्या बोलेंगे कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, कि जो ए है वो आपके पास पॉजिटिव नंबर है, तो बोलेंगे कि जो आपके पास क्या आ रहा है, ए पॉजिटिव नंबर है आपके पास, ए नहीं है, मतलब ये बोलते नहीं है कि ए एक धनात्मक संख्या है, ठीक है, और वो कौन सी है, के, और उसकी वैल्यू मतलब जीरो से बड़ी है तो वो पॉजिटिव हो गई। तो सच दैट क्या बोलेंगे कि जो जी एन एक्स है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी ना, तो मापांक लगा दिया, और पॉजिटिव आएगी मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये वैल्यू, और के भी पॉजिटिव है, तो के से छोटी आएगी बट पॉजिटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि मापांक आपने लगा दिया है। और फॉर एक्स बिलोंग ए बी क्लोज इंटरवल, और एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर एन से। क्लियर है इतना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे सामने आता है, अब देखो यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि लेट जो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, दिख रहा होगा ये चीज़ें आपको, ठीक है। तो लेट क्या मानेंगे कि जो आपका एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन जीरो है। अब बोलोगे कि एप्सिलॉन कहाँ से आ गए हैं बीच में, तो ये चीज़ हम कर रहे हैं कि जो आपका जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है उसकी कंडीशन को फॉलो करने के लिए। और उसकी कंडीशन को फॉलो करने के लिए जब आपके पास सीक्वेंस होती हैं तो आपने जो एम एन टेस्ट पढ़ा होगा, तो उसमें कॉशी क्राइटेरियन का यूज होता है, तो वो ही यहाँ पर यूज करेंगे। तो कॉशी क्राइटेरियन आपका क्या कहता है कि आपके पास एक सीक्वेंस है, दूसरी सीक्वेंस है, उसकी वैल्यू मापांक के रूप में होगी, वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटी आएगी, ठीक है। जो एप्सिलॉन है वो बिलोंग करेगा, मतलब उसकी वैल्यू है वो हमेशा जीरो से बड़ी होगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन होती है, आपकी कॉची क्राइटेरियन होता है उसकी। तो यहाँ पर हमने माना कि जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन जीरो है, ये चीज़ें हमें गिवन है क्योंकि यूनिफॉर्मली वो कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो सिंस जो आपके पास समेशन जी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑन ए बी, तो देन देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग टू एन, ठीक है। जो m की वैल्यू है वो हमेशा आपकी n के अंदर इंक्लूड होंगी। तो सच दैट क्या बोलेंगे कि जो आपकी स्मॉल आर एन पी एक्स है उसका मापांक हमेशा क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है। और ये वैल्यू पॉजिटिव आनी है क्योंकि मापांक लगा रखा है यहाँ पर। तो n ग्रेटर देन एंड इक्वल m होगा, और p है, जो p की वैल्यू होगी वो हमेशा एक से बड़ी या a के बराबर होगी, और x बिलोंग टू a से b, ठीक है, क्लोज इंटरवल में। तो ये कंडीशन है, ये कहाँ से पुट होती हैं, तो आपकी कौन-सी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखी जाती हैं, इसके कंडीशन को फॉलो करते हुए। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आर एन पी है इसकी पॉजिटिव वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, एप्सिलॉन, ठीक है। और एप्सिलॉन जो आपके पास आई थी जी एन प्लस वन माइनस जी एन प्लस टू, क्योंकि ये जो आपकी वैल्यू आती है इसकी, वो हमने माना समेसन जी एन एक्स के रूप में। अब जो जी एन एक्स है, जो सीक्वेंस आपको दे रखी थी, वो किस टर्म में आपके पास आई है, इस टर्म में, ठीक है। तो ये पद आपके पास आते हैं इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पर पद लिए हैं तीन, ठीक है। अब हमने इनके तीन पदों को के मान लिया, ठीक है, ये हमारे पास के आ रहे हैं, तो इसको तीन के ये हो गया। तो इसको बोलेंगे कि अब ये इक्वल और मतलब लेस देन एंड इक्वल की कंडीशन फॉलो करेगी, और एप्सिलॉन इंटू थ्री के हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट के रूप में आ जाएगी जब वैल्यू पुट करोगे तो आप। तो कांस्टेंट के रूप में आए तो थ्री के एप्सिलॉन है, ये भी पूरा कांस्टेंट होगा, तो इसको हमने मान लिया कि ये एप्सिलॉन डैश है। तो ये एक सीमित, मतलब बोल सकते हैं कि सीमित
चीज़ें हो गई यहाँ पर, जो बाउंडेड की कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए। तो आंशिक योग एक समान रूप से कन्वर्जेंस की कंडीशन को ये फॉलो करती है। ये कंडीशन किसकी है? आंशिक योग के लिए जो एक समान रूप से कन्वर्जेंस होती है उसके लिए। तो ये कंडीशन आपके पास आ जाती है, जो n ग्रेटर देन एंड इक्वल m और p ग्रेटर देन इक्वल 1 और x बिलोंग करेगा आपका ए बी क्लोज इंटरवल में। ये इसकी कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन डैश है वो एप्सिलॉन बटा 3k के रूप में चुना जाता है, जब इसको और आगे डिफाइन किया जाता है। तो ये चीज़ें आप न भी लिखो, डायरेक्टली यहाँ पर लिखोगे कि इसको आगे देखें तो यहाँ पर आप लिखोगे कि जो आपके पास समेसन, अब के की वैल्यू यहाँ पर m+1 ली आपने, ठीक है, और वो कहाँ तक जा रही है? n तक। हमने क्या मानी है कि हमने n+1 से ली है और वो कहाँ तक गई है? n+p के रूप में की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि समेशन के की वैल्यू n+1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक गई है? p तक हो गई है। तो ये वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसमें ये आप चीज़ें इंक्लूड कर देना कि समेशन, इसको यहाँ पर आगे लिखना, आपको एक लाइन और ऐड करनी है, ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। एक लाइन और ऐड करनी है इसके बाद में, वो ये ऐड करनी है, क्या करनी है? समेशन के इज इक्वल टू n+1 से कहाँ तक जा रहा है? p तक। और जो आपकी सीक्वेंस है के नहीं मानेंगे यहाँ पर आप, हाँ ठीक है, के एक्स और जी के एक्स, हमने एन माना था तो एन वो टर्म ले सकते हो। और ये किस फॉर्म में होगी? पॉजिटिव फॉर्म में। और किस से हमेशा छोटी आएगी? एप्सिलॉन से, ठीक है। चूंकि अक्ष स्वतंत्र है बिल्कुल, इसलिए जो श्रेणी है आपकी वो अंतराल ए बी पर एक समान रूप से अभिसरित होगी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हो, बहुत ही शानदार लैंग्वेज में हमने समझाया। तो ये जो सेकंड हमने बताया, देखो थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर लें हम, तो एक तो हमने जो आपको नॉर्मली सोल्व करके बताया है, और दूसरा आपके पास हो गया कि इसका ये स्टेटमेंट हो गया, ये तो आपको लिखना है। उसके बाद में स्टेटमेंट के बाद में प्रूफ करो, तो ये चीज़ें आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यदि वो चीज़ें आपको समझ में आ गई तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर वो तरीका वो बेस्ट है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में देखो यहाँ पर वो फर्स्ट कंडीशन अभिसरित है कोशी मापदंड के अनुसार, ठीक है। सेकंड में आपके पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पर वो श्रेणी जो कोशी मापदंड है उसके अनुसार जो आंशिक योग है वो अप्लाई कर दिया जाएगा, और मोड के रूप में यहाँ इनको अलग अलग किया जाएगा जो आपका ट्राइंगल इक्विलिटी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये बता दिया जाएगा कि जो मोनोटोनिक और बाउंडेड है, ठीक है। देन इसको वही हमारे पास जो टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाती है जो हमारे पास लास्ट में बनी थी, और ये कंडीशन आपके पास फॉलो हो जाती है, वही 3k एप्सिलॉन डैश यहाँ पर आ जाता है आपके पास, और ये एक समान रूप से अभिसरित सिद्ध हो जाता है। तो ये भी आप डायरेक्टली फॉर्मेट याद कर सकते हो, एक दो बार आप इसको नोट डाउन करोगे तो ये चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बट ये जो हमने चीज़ें बताई है ये भी बेस्ट है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लियर होगी। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और आपको जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक लग रहे हैं तो उनको आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि उन पर हम बहुत ही शानदार तरीके से उनको सिंपल वे के अंदर, क्योंकि जो बुक लैंग्वेज होती है वो डायरेक्टली हमारे समझ में नहीं आती है, तो उसको बिल्कुल सिंपल वे के अंदर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।